अंतरिम पीएम को लेकर नेपाल में खुद जेनजी जो है वो बटा हुआ अब नजर आ रहा है। ऑनलाइन जो मीटिंग हुई है उसमें जेनजी ने 7,711 कुल वोट किए हैं और अगर उसमें से सुशीला कार्की की बात की जाए तो सुशीला कार्की को 3,832 वोट यहां पर मिले, जबकि जो दूसरे नाम हैं ताबिश उनको अलग वोट मिले, कम वोट मिले। लेकिन बहुत ज्यादा जो बात सोची जा रही थी सुशीला कार्की को लेकर वैसा नजर यहां पर नहीं आ रहा है। लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इतने बड़े स्तर पर आंदोलन हुआ, इतना हंगामा मचा दिया गया, लेकिन 7,000 के आसपास ही लोग यहाँ पर अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। सुशीला के अंतरिम पीएम बनने पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। संविधान के अनुसार सुशीला नहीं बन सकती हैं पीएम। सुप्रीम कोर्ट का पूर्व जज सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकता है और संविधान जो है नेपाल का, उसका 132 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज सरकार में किसी संवैधानिक पोस्ट पर नहीं रह सकता है। तो कल सेना मुख्यालय में बात हुई लेकिन कोई नतीजा यहां पर नहीं निकला है और अब ये बड़ी खबर कि उनके अंतरिम पीएम बनने पर सस्पेंस बरकरार। चमचमाती वर्दी में बैठे नेपाल के सेनाध्यक्ष इस समय सत्ता के केंद्र में हैं। सारी निगाहें इन्हीं पर टिकी हैं। देश हो या फिर विदेश, नेपाल की जनता भी इन्हीं की तरफ देख रही है क्योंकि भूमिका अहम है। जेनजी की क्रांति के बाद सेना ने सत्ता की बागडोर नहीं संभाली, लेकिन कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी है और बखूबी निभाई भी जा रही है। नेपाल के प्रधान सेनापति यानी जनरल अशोक राज सिकदेल युवाओं और सत्ता के बीच की कड़ी का काम कर रहे हैं, जिससे नई सरकार की भूमिका साफ होगी और काफी हद तक हो भी रही है। सुनिए, जब युवाओं के दल की सेना से मुलाकात हुई तो क्या बातें थी। सर बोल रहे थे कि अभी जो युवा आ रहा है सबका समस्या एड्रेस करेंगे और इसके बाद उसमें भी कोई आगे निकल के नहीं आया कि मैं ये जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हूँ। सबके सहमति से, जेनजी के सहमति से और जितना जनता का, जो नेपाली जनता का जो समस्या था, जो करप्शन का समस्या था, उसको इसके लिए जो आंदोलन हुआ 15 वर्ष तक जो दमन हुआ नेपाली जनता पे, वो नेता सब कुशासन किया। सो इसको लेकर के अभी बालेन शाह जो हमारा अभी काठमांडू का मेयर है वो अगाड़ी आए, उससे भी वार्ता होगी कल, सर ने बताया। और जो भी कुलमान घिसिंग के है, हमारा हरकत साम्पांगे के है, वो सब आए, मिले और एक को आगे बढ़ाए और उसको साथ दे। दूसरा नाम जो है पूर्व प्रधान न्यायाधीश जो है सुशीला कार्की भी है। केपी शर्मा ओली ने गलती क्या कर दिया, वो रिजाइन तो किए प्रधानमंत्री से, मगर वो संसद डिसॉल्व नहीं करने के कारण से ये समस्या हो सकता है कि सरकार ना बने कल। आर्मी क्या करेगी, आगे का एक्शन प्लान क्या है, ये आगे की बात है। लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि नेपाल भी अंतरिम सरकार की ओर बढ़ता दिख रहा है और अंतरिम सरकार के मामले में भी बांग्लादेश वाले रास्ते पर चलता दिख रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें हैं। एक तरफ अगस्त 2024 में बांग्लादेश का आंदोलन, जिसकी वजह से शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा था और फिर युवाओं ने मोहम्मद यूनुस को अंतरिम चीफ बना दिया। उनकी पसंद नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस बने। दूसरी तरफ नेपाल में जेनजी क्रांति हुई और ऐसा लगता है कि युवाओं की पहली पसंद अब नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की हो सकती हैं। युवा उन्हें अपनी तरफ से बातचीत के लिए आगे कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सुशीला कार्की इंटरिम गवर्नमेंट को लीड करने को भी तैयार है। We have felt this is the movement against corruption. This is the movement against the ban. This is the movement of the monopoly of the government. This is the movement of the not applying the rule of law in this country. And each and every people who are fighting here, they are actually the children of those people who have gone out of the nation to work as a labor. नेपाल में इस वक्त कैसे हालात हैं ये दुनिया के सामने है, इसलिए सुशीला कार्की का नाम सामने आ रहा है। लेकिन युवाओं के दल ने एक और बड़ी बात बताई। कहा कि अगर नाम पर सहमति नहीं बनती, कोई नेता आगे नहीं आता, तो फिर आर्मी अपने हाथ में कमान ले सकती है। अगर ये नहीं होगा तो हमारा आर्मी टेक ओवर करेगी, वो संकट काल लाएगी और इसके बाद खुद सरकार बनाने के प्रोसेस में आगे जाएंगे। मतलब प्रोसेस इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अगर सहज तरीका से समाधान नहीं निकला तो आर्मी जो है कर्फ्यू लगाएंगे, इमरजेंसी लगाएंगे, उसके बाद जो है इशू को जो है सेटल डाउन करने की बात होगी। वैसे सेना का मूवमेंट नेपाल में नजर भी आया। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां सेना दिखाई न दी गई। पेट्रोलिंग हो रही थी, अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। कल हजारों की तादाद में युवा
यहाँ पर मार्च कर रहे थे। लेकिन आज तीसरे दिन आर्मी ने पूरी तरीके से कंट्रोल ले लिया है। आप देख सकते हैं कि कैसे आर्मी के जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियाँ हैं, वो पहरा दे रही हैं, फ्लैग मार्च कर रही हैं पूरे काठमांडू की सड़कों पे। मैं जहाँ पर अभी खड़ा हूँ, ये एक अहम इलाका है जहाँ पर बहुत सारे जो हैं हाई कमीशंस और डिप्लोमैट्स रहते हैं। यहाँ पर एम्बेसीज भी बहुत सारी हैं। भारत का जो दूतावास है वो भी यहाँ से करीबन 500 मीटर दूर है। अभी आज कोई भी आगजनी की घटना नहीं हुई है। अभी स्थिरता लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में स्थिरता कैसे आएगी, खासकर राजनीतिक तौर पे स्थिरता कैसे आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है।